हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 के बारे में, जो कि यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीएचडी पीआईक्यू हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये सीरीज यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हम लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और दो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे और ये जो क्वेश्चन आपके पीएचडी एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और नेट का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे अपनी कुछ सर्विसेज के बारे में, देन आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो एक रिसर्च प्रपोजल आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। टॉपिक सजेशन दिया जाता है अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हैं। सिनॉप्सिस, अगर आप पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो उसमें आप मदद ले सकते हैं। डिसर्टेशन में हेल्प करते हैं। प्लेगरिज्म आपका ट्रिनिटीन के माध्यम से चेक एंड रिमूव किया जाता है। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे आप विजिट कर लीजिए। यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो हमारा नंबर दिया गया, यहाँ पे आप संपर्क कर पाएंगे। तो ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने जो आपका पीएचडी पीआईक्यू हैं या फिर आप कहें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीएचडी पीआईक्यू हैं, उन्हें हम देखेंगे। ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और यहाँ पे मैंने आपसे प्रीवियस पेपर में मैंने जो आपका वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। ये 20 नंबर क्वेश्चन था। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉलोड बाई। तो आपको बताना था इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो कई कैंडिडेट्स ने इसका सही जवाब दिया था और यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। क्योंकि यहाँ पे शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है, तो अनुसंधान उपकरण का चयन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। यानी जो आप जो रिव्यू लिटरेचर करते हैं, जब आप कोई थीसिस रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च आर्टिकल या कुछ भी आप रिसर्च का वर्क करते हैं तो आपको जो रिव्यू लिटरेचर करना होता है वो क्यों जरूरी है, ये पूछा गया है यहाँ पे। टू मेक श्योर यू हैव ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेफरेंस, मतलब कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास संदर्भ की एक लंबी सूची है। या फिर ऑप्शन बी, बिकॉज विदाउट इट यू कुड नेवर रिसर्च द रिक्वायर्ड वर्ड काउंट। या फिर इसके बिना आप अपनी जो आवश्यक शब्द संख्या है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द ऑलरेडी नोन अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। या फिर यह पता लगाना कि आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में से पहले क्या ज्ञात है। या फिर टू हेल्प इन योर जनरल स्टडी, या फिर अपने जो सामान्य अध्ययन है उसमें आप मदद लेते हैं कि आपका जो जनरल नॉलेज हो ज़्यादा हो। तो बताइए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसके ये ऑप्शन है और ये तीनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह पता लगाना कि आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पहले से क्या ज्ञात है। जब आप कोई रिव्यू लिटरेचर करते हैं, सपोज डेट आप कोई रिसर्च टॉपिक है आपका, और जो भी वहाँ पे आप रिव्यू करते हैं तो पहले आप उसमें देखते हैं कि क्या रिसर्च हुआ है ऑलरेडी, इस टॉपिक पे क्या रिसर्च हुआ है और क्या गैप अवेलेबल है जिस पे हम रिसर्च करेंगे। या फिर जब आप कोई प्रॉब्लम सोचते हैं तो पहले आप उसके प्रीवियस ईयर में क्या वर्क हुआ है उसका आप जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम रिव्यू लिटरेचर कहते हैं। तो जो आपका मौजूदा नॉलेज है, जब आप उसकी उस पर आप अपना ज्ञान देखते हैं या फिर आप अपना टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या रिसर्च हुई है, वो रिव्यू लिटरेचर में आ जाता है। यह पता लगाना कि आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पहले से क्या ज्ञात है, यानी टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नोन अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे विश्लेषण की इकाई से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। मेन पैरामीटर्स, वेरिएबल, सैंपल या फिर कंस्ट्रक्ट। आपको बताना है कि मुख्य पैरामीटर चर, नमूना या निर्माण करता है। तो इसमें से बताइए ऑप्शन सही क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेन पैरामीटर्स, मुख्य पैरामीटर। विश्लेषण की इकाई से आप क्या समझते हैं, तो मुख्य पैरामीटर्स, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन शुड, पूछ रहा है यहाँ पे मात्रात्मक शोध प्रश्न का विवरण यह होना चाहिए। तो एक्सटेंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बाय द स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली द क्वेश्चंस। Yes, the researcher will be address, help the research in selecting appropriate participants, researchers methods, measure and the materials, specify the variables of interest, या फिर all the above। तो बताइए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सभी इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ऑल द अबव।
शोधकर्ता जिस प्रश्न को संबोधित करेगा उसे सटीक रूप से निर्दिष्ट करके उद्देश्य के कथन का विस्तार करे। उचित प्रतिभागियों, अनुसंधान विधियों, उपायों और सामग्रियों के चयन में अनुसंधान में सहायता करे। रुचि के चर निर्दिष्ट करे या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। कंसेप्ट इज ए टू टाइप। कह रहा है कंसेप्ट यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट एंड कोहेरेंट, कंक्रीट एंड कोहेरेंट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए अगर आप हिंदी में देखेंगे तो संकल्पना के दो प्रकार की होती है, सार और सुसंगत, ठोस और सुसंगत, सार और ठोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 का जो ऑप्शन सही होगा सार एंड ठोस होगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट। तो यहाँ पे ये जो रिसर्च के मामले में जो पूछा गया है, ये कंसेप्ट ये दो प्रकार का होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, तो आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। One of the terms given is defined as a bundle of meanings or characteristics associated with certain events, objects, conditions, situations, and that and the likes. नीचे दिए गए शब्दों में से कुछ को कुछ घटनाओं, वस्तुओं, स्थितियों और इस तरह से जुड़े अर्थों या विशेषताओं के एक बंडल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कि ये सब कुछ किसमें है। कंस्ट्रक्ट है, डिफिनेशन है, कंसेप्ट है, वेरिएबल है, निर्माण, परिभाषा, संकल्पना या परिवर्तनशील। तो यहाँ पे बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए ये जो आप देखेंगे, जो ये आपका डिफाइन, ये बंडल ऑफ मीनिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कंडीशंस एंड सिचुएशंस एंड लाइक दैट। तो यहाँ पे ये जो सभी चीज़ें हैं वो पार्ट हैं आपके, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका संकल्पना है, यानी ये जो कंसेप्ट है, उसी के ये सब पार्ट होते हैं। ये जो यहाँ पे जो भी दिया गया है ये पार्ट संकल्पना के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज पायलट टेस्टिंग इज डन? तो रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन, फ्रेमिंग रिसर्च या फ्रेमिंग मैनेजमेंट डिलेमा। निम्नलिखित में से किस चरण में पायलट परीक्षण किया जाता है? अनुसंधान डिजाइन, नमूना डिजाइन, फ्रेमिंग अनुसंधान या फ्रेमिंग प्रबंधन दुविधा। तो यहाँ पे बताइए 26 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए जो पायलट स्टडी है वो आपका रिसर्च डिजाइन का पार्ट है, और यहाँ पे ये जो स्टेज है वो पायलट स्टडी में, पायलट स्टडी जो है रिसर्च डिजाइन के स्टेज में आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिसर्च डिजाइन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एथिकल कोड्स डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि ये नैतिक संहिता निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है, ये आपको बताना है। डेटा कलेक्शन में लागू नहीं होगी, रिसर्च डिजाइन में, या फिर पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स में, या फिर सैंपल सिलेक्शन में। तो इथिकल कोड्स किस में लागू नहीं होंगे, ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ डेटा कलेक्शन में, रिसर्च डिजाइन में और सैंपल सिलेक्शन में ये जो आपके इथिकल कोड्स हैं वो लागू होते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स है उसमें आपके जो इथिकल कोड्स हैं वो लागू नहीं होते हैं, यानी प्रतिभागी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड्स ऑफ साइटिंग सेकेंडरी डेटा सोर्स रिफर्ड टू बाई ए रिसर्चर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें शोधकर्ता द्वारा संदर्भित द्वितीयक डेटा स्रोतों को उद्धृत यानी साइट करने की विधि नहीं है। द्वितीयक का पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सी साइट करने की विधि नहीं है। तो यहाँ पे एमएलए है, एपीए है, एमपीए है, फिर शिकागो। इसमें से चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका शिकागो है ये होता है, और यहाँ पे एमएलए भी होता है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, और शिकागो, और ये जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे जो एमपीए है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी मतलब साइटेशन का प्रकार नहीं है। बाकी एमएलए तो आपका है, एपीए और शिकागो, ये तीनों यहाँ पे आपके साइटेशन के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट इन्वॉल्व डेट मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें डेटा संशोधन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। क्लस्टरिंग में, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन में, या फिर सैम्पलिंग में। तो यहाँ पे बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? क्लस्टरिंग होगा, परिवर्तन होगा, या मानकीकरण होगा, या फिर सैम्पलिंग होगा। आपको 29 का सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए डेटा मॉडिफिकेशन जो इन्वॉल्व नहीं होगा वो आपका सैम्पलिंग में शामिल नहीं होगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। Which of the following research is conducted once and represent a snapshot of one point of time?
तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध एक बार आयोजित किया जाता है और एक समय के एक स्नैपशॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन है आपका क्रॉस सेक्शनल, लैंगिट्यूडिनल, प्रेडिक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव, यानी अनुभागीय, अनुदैर्ध्य, भविष्य कहने वाला या फिर वर्णनात्मक। आप बताइए इसमें से ऑप्शन नंबर 30 का सही क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो कंडक्ट वन से रिप्रेजेंट स्नैपशॉट ऑफ वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे इसके अनुसार जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रॉस सेक्शनल यानी अनुभागीय। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी जो पर्यवेक्षक है उसका गुण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका है विनितात है, भाव है, एकाग्रता है या अनुभव है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस है या फिर कंसंट्रेशन है, ड्रिफ्ट है, तो या फिर ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखें कंसंट्रेशन और एक्सपीरियंस ये होगा तो बहुत अच्छा बात है, और विनितात है ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो भाव है ये आपका नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पे बायसनेस अगर लिखा होता वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिफ्ट जो है यानी बहाव नहीं होना चाहिए। 31 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। वेरिएबल्स डेट हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इवेंट बीइंग टेस्टेड बाय द रिसर्चर्स आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह चर जो शोधकर्ता द्वारा परीक्षण की जा रही घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यह हो जाएगा आश्रित चर, स्वतंत्र चर, नियंत्रण चर या फिर बाह्य चर। बताइए यहाँ पे 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी है 32 का, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी बाह्य चर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इम्प्लाई ये फेवरेबल रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, टारगेट, लीडिंग, स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न किसी प्रश्न का अनुकूल उत्तर दर्शाता है? लक्ष्य, अग्रणी, संरचित या असंरचित। तो आपको बताना है कि 33 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आप 33 का जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्रणी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीडिंग। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। जो लिकार्ट स्केल है वाज डेवलप बाई, तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई ये आपको बताना है। यहाँ पे लिकार्ट स्केल का विकास किया गया था, ये 1932 में की गई थी। इसके साथ यहाँ पे आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है 34 का क्या ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रेनविस लिकार्ड के द्वारा इसे विकसित किया गया था, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए रेंसिस लिकार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है या फिर जहाँ किया गया है वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को माना गया है कि ऑप्शन आपका सही होगा, रेनविस लिकार्ड। लेकिन ये जो डेवलप की गई थी 1932 में, ये रेंसिस लिकार्ड के द्वारा विकसित की गई थी। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका यहाँ पे रेंसिस लिकार्ड एन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट डेवलप द लिकार्ड स्केल इन 1932। एंड ये यहाँ पे वर्ड देखेंगे जो रेंसिस लिकार्ड लिखा हुआ है, इनके द्वारा डेवलप की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रेंसिस लिकार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसर्चर्स एरर, इसमें से पूछ रहा कि कौन सी शोधकर्ता की त्रुटि नहीं है? जनसंख्या परिभाषा त्रुटि, मापन त्रुटि, सेरोगेट सूचना त्रुटि या फिर धोखाधड़ी संबंधित त्रुटि। पॉपुलेशन डिफरेंशियल एरर, मेजरमेंट्स एरर, सेरोगेट इंफॉर्मेशन एरर या फिर चीटिंग एरर। तो यहाँ पे कौन सी रिसर्चर्स के द्वारा जो यहाँ पे शोधकर्ता की त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चीटिंग एरर यानी धोखाधड़ी संबंधित त्रुटि। ये शोधकर्ता की त्रुटि नहीं है, बाकी यहाँ पे जनसंख्या त्रुटि, मापन त्रुटि, सिरोगेट ये त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे का 36 है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि गैर पैरामेट्रिक परीक्षण का एक उदाहरण इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, जेड टेस्ट है या फिर एफ टेस्ट है या फिर से ची स्क्वायर भी बोलते हैं या फिर से काई स्क्वायर आप बोल सकते हैं। टी परीक्षण है, ची स्क्वायर है, जेड परीक्षण है या फिर एफ परीक्षण है, ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पे एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो बताइए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काई स्क्वायर टेस्ट।
इसके अलावा यहाँ पे और गैर गैर पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी जो आपके गैर पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसमें आपके शामिल हैं मनन बेटने यू टेस्ट, विल्कॉसन साइन रैंक टेस्ट एंड आपके ये क्रूक्सल वैलिस टेस्ट हो जाएगा, ये काई स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा, साइन टेस्ट हो जाएगा, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड यहाँ पे जो आपका फ्रीडमैन टेस्ट है ये यहाँ पे गैर पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ये यहाँ तक दिए गए हैं तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपके गैर पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा 36 का भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनी मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा फिट की अच्छाई का माप है। ये आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसका क्या सही होगा। तो फिलहाल इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे इसका हम सही ऑप्शन जो है वो बता दे रहे हैं, CMIN/DF, ये इसका सही ऑप्शन है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल टेस्ट कैन बी यूज फॉर यू टू चेक सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रतिगमन गुणांक के महत्व की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। ची स्क्वायर या फिर हस्ताक्षर परीक्षण या फिर द्विपद परीक्षण या फिर टी परीक्षण। ये ची स्क्वायर है या फिर साइन टेस्ट है या फिर बायोनोमिनल टेस्ट है या फिर टी टेस्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टी टेस्ट है वो यहाँ पे आपको जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन है उसके लिए यूज किया जाता है टी टेस्ट। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो चूंकि ये आपका एक कैलकुलेशन का सवाल है तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 0.05 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे जो कि यहाँ पे द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट यस वाई एक्स इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस, वेरिएबिलिटी या फिर लिनियरिटी या फिर एडिटिविटी। यहाँ पे निकटता है, परिवर्तनशीलता है, रैखिकता है या फिर एडिटिविटी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। जो यहाँ पे एस वाई एक्स का माप है तो यहाँ पे एस वाई एक्स जो है वो स्टैटिकल टर्म है, डेट स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। तो आप बताइए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। फिलहाल इसका जो सही ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और यहाँ पे आप बताइए कि जो आपके ये 20 क्वेश्चन थे इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और ये 40 क्वेश्चन थे, ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अभी हर क्वेश्चन का बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं और आने वाले समय में विथ एक्सप्लेनेशन ये आपके हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस और इसके साथ यहाँ पे आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट में बताइए। साथ यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है इसका क्या सही ऑप्शन होगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.teachexam.com से विजिट कर लीजिए। वहाँ पे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीडीएफ दी गई, वहाँ पे अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। आने वाले समय में उसे हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इंग्लिश में हिंदी में कर दिया जाएगा, तब आप उसे चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट फील करते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे हमारी www.theteachexam.com वहाँ पे अवेलेबल है। सर्विसेज हैं हमारी हैं, किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं जैसे कि रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन या पीएचडी पीक्यू, कोई भी टॉपिक अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे सर्विसेज का लाभ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये दोस्तों हमारी सर्विसेज हैं और ये आपका यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट 3 है। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं पीएचडी एडमिशन से संबंधित आप यहाँ पे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।